बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरियम नवाज मैदान में उतरी हैं, कुछ इलाकों में वो गई हैं, बहावलपुर गई हैं, मुल्तान में वो गई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। तो अब जाहिर है पार्टी को यह तजस्सुस है कि हालात इस वक्त क्या हैं, क्या इंतखाबात के लिए राह हमवार है या नहीं, मरियम नवाज को कैसा रिस्पॉन्स मिला है, मरियम ने क्या फील किया है पब्लिक में जाके, अपने कारकुनों में जाके, और उनको क्या लगता है इलेक्शन में उतरा जा सकता है या नहीं। इसी मकसद के लिए और यही जानने के लिए कि इब्तदाई तौर पर मरीम नवाज का फीडबैक क्या है मैदान में उतरने के बाद, तो ये फील लेने के लिए ताकि फैसला करने में आसानी रहे, शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है मरीम नवाज के साथ, और एक मुलाकात फजल रहमान साहब के साथ भी हुई है। और इसकी रोशनी में अब ये फैसला करने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून कि जब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में उतरते हैं, पंजाब के इलेक्शन में उतरते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, रद्द-ए-अमल क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो रिस्पॉन्स मिला है मरीम नवाज को, वो बड़ा कमजोर रिस्पॉन्स मिला है। और जिस तरह से वहां पर लोगों ने उनको फीडबैक दिया है, उनके कारकुनों ने, अपने लोगों ने, अपने वर्कर्स, जिन्होंने कहा है कि जी मरियम साहबा, महंगाई से लोग बहुत तंग है, महंगाई से अवाम बड़े परेशान है, और इन हालात में इलेक्शन लड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। ये उनके अपने जो तंजीमी लोग हैं, उन्होंने मरियम नवाज को ये फीडबैक दिया है, और ये फीडबैक मरियम की तरफ से शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया भी गया है। और जाहिर है उससे शहबाज शरीफ साहब से पहले तो ये नवाज शरीफ तक पहुंचा होगा। तो इन हालात में ये बिल्कुल आसान नहीं है कि इंतखाबात में उतरा जाए, और इंतखाबात में उतरना मजबूरी भी है क्योंकि इसके बगैर चारा भी नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने और इलेक्शन को टालना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये बात भी पेश नजर है, और यह मुशावरत भी शहबाज शरीफ और नून लीग की क़यादत कर रही है कि क्या किया जाए। तो इन सारे हालात में जो सूरत हाल है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है PMLN के लिए, और उन्होंने अब सिर्फ यही फैसला नहीं करना कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उतरना है तो कैसे उतरना है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। और जाहिर है जो फील्ड में होता है उसका फीडबैक बड़ा मैटर करता है। अब मरियम नवाज फील्ड में चली गई हैं तो उनका फीडबैक मैटर करता है। यही वजह है कि उनसे मुलाकात की गई है, और उनसे मुलाकात करके अवाम की नब्ज पर हाथ रखकर जानने की कोशिश की जा रही है कि रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर हम इलेक्शन में उतरते हैं। तो इसी की रोशनी में फैसला होना है। आप सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन ही नहीं है, बल्कि ज़िमनी इंतखाबात का भी मामला है, और इन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ तो उतर रही है मैदान में। इमरान खान ने अगरचे पहले यह फैसला किया था कि सारे हलकों में वो लड़ेंगे, लेकिन अब फैसला हुआ कि नहीं, जहां जहां जिस जिसका इस्तीफा मंजूर हुआ है उन वहां वहां पर वही जो है वो इलेक्शन में उतरेंगे और खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि एक तैयारी भी हो जाएगी, एक रिहर्सल भी हो जाएगी, और जाहिर है उनका हक भी है कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो वही लोग अपना इलेक्शन यहाँ पर लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर लिया, लेकिन PDM के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ है, और PDM के दरमियान जो है वो इख्तलाफ इस बात पर है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो राय है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जी हमें इन इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहिए, और मौलाना फजल रहमान का प्लान ये है, और पहले भी उन्होंने ये राय दी थी, उनका प्लान ये है कि अगर आप इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इलेक्शन जीतेगी, अगर उनको जीतने दिया जाए तो जाहिर है उसके बाद वो पार्लियामेंट में तो आएंगे नहीं, वो फिर इस्तीफा दे देंगे, वो फिर इस्तीफा दे देंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। ये फजल रहमान साहब का ख्याल है। और उसके अलावा वो ये समझते हैं कि अगर हम इलेक्शन में उतरेंगे, एक तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे, एनर्जीज वेस्ट होंगी, दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि अगर हम सीटें हार गए तो सुबकी भी होगी। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में, कि जहां जहां पर इलेक्शन होने हैं वहां पर तकरीबन 99% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो फिर सुबकी का सामना करना पड़ेगा। तो फजल रहमान साहब इस सुबकी से बचने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन इंतखाबात में ना उतरा जाए, और यही राय उन्होंने PDM को दी है, मौलाना फजल रहमान को दी है। लेकिन आसिफ जरदारी जो है वो इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे। आसिफ जरदारी साहब ये समझते हैं, वो जाहिर पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, और वो समझते हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर वो समझते हैं कि कराची के हल्के, जहां पर अब उनका कॉन्फिडेंस में इसलिए इजाफा हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने जैसे भी किया, लेकिन अपने लिए उन्होंने मैनेज किया, और वो उसको वो जीतने में कामयाब रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि कराची में कम से कम जो है वो अपनी सीटें खाली नहीं छोड़नी चाहिए, और अपनी धाक बिठानी चाहिए, और अपने सिंध में जो है वो, कराची ही नहीं बल्कि सिंध में उनको लगता है कि उनको मैदान में उतरना चाहिए। तो आसिफ जरदारी साहब PDM के बगैर या PDM के साथ मैदान में उतरेंगे,
यानी अगर पीडीएम इन इलेक्शंस के बॉयकॉट का फैसला करती है, ज़िमनी इंतखाबात का, कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला करती है, तो भी पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में इन एनी केस जा रही है। अपने उम्मीदवारों से उन्होंने एप्लीकेशंस मांग ली हैं और कहा है कि आइए जो लोग टिकट के ख्वाहिशमंद हैं वो एप्लीकेशंस दें। तो पीपल्स पार्टी ने तो मांग ली है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की तजवीज ये है पीडीएम को कि मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाए। वो समझते हैं कि अगर हम मुश्तरका उम्मीदवार लेकर आते हैं, जैसे जब मुल्तान में मुश्तरका उम्मीदवार था तो पीपल्स पार्टी जीत गई, मुश्तरका उम्मीदवार ना होता तो वो जीत नहीं सकते थे। पीएमएल ने अगर बॉयकॉट कर दिया होता, खाली पीपल्स पार्टी भी उतरी होती तो शायद जीत ना पाते। तो आसिफ जरदारी साहब की पहली कोशिश ये है कि मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाए, और उनकी दूसरा तो वो जाहिर है वो करेंगे, अगर मुश्तरका उम्मीदवार नहीं आता तो अपना उम्मीदवार तो वो मैदान में उतारेंगे। तो आसिफ जरदारी तो मैदान में ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम में पीडीएम का सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ना जाया जाए। पीएमएलएन अभी फैसला नहीं कर पाई कि इलेक्शन में उतरना है या नहीं उतरना है, लेकिन बहरहाल इमरान खान यहाँ पर जो है अपनी अपोजिशन को कंफ्यूज करने में जरूर कामयाब रहे हैं। अब देखिए कि ये कौमी असेंबली के जो इंतखाबात हैं उसमें होता क्या है। अच्छा, अब तीसरी चीज देखें, शेख रशीद पर मैंने रात भी थोड़ी सी बात की थी, लेकिन एक तरफ आप इंतखाबात में उतरना चाहते हैं। कल इमरान खान ने एक अहम बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये इंतखाबात का शेड्यूल देना चाहते हैं, हमें डरा के, गिरफ्तारियां करके, कमजोर करके, हमारी तंजीमी ताकत को कमजोर करके, गिरफ्तारियां करके ये चाहते हैं कि इलेक्शंस में उतरा जाए। और इमरान खान ने अब जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसमें भी पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों की राय यह है कि इस मौके पर शायद ये तहरीक इतनी सूदमंद ना हो, क्योंकि हुकूमत तो चाहती ही है कि इनकी तंजीम कमजोर हो, इनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। और मैंने भी आपसे कहा था कि इस तरह की तहरीकें उन मुआशरों में कामयाब होती हैं जहां पर कोई अखलाकियात होती हैं। यहाँ पर कौन सी सियासी अखलाकियात है कि आप जेल भरो तहरीक करके कामयाब होंगे। यही वजह है कि पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक थोड़ी सी एक बेचैनी कह लीजिए या सवालात पैदा हुए उनके दिनों में, ये कह लीजिए कि जेल भरो तहरीक का पाकिस्तान में जो है वो इसकी कोई कामयाबी के इम्कान ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या होगा। तो अब इमरान खान ये समझते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार करके या कमजोर करके इंतखाबात में उतरना चाहते हैं। और सिर्फ कमजोर ही नहीं, आप देखें शेख रशीद ने क्या बयान दिया है। शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, अगरचे मैं उसका रात को जिक्र कर रहा था, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने का मकसद क्या है। यानी हमें यह पता चल गया कि शेख रशीद को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, असल वजह क्या है शेख रशीद को गिरफ्तार करने की। तो ये जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। तशद्दुद हुआ क्या थाने के अंदर हो या किसी नामालूम मुकाम पर? तशद्दुद नहीं हुआ, मुझे जगाए रखा गया, मुझे मारा किसी ने नहीं, मेरी आंखों को बांधा गया, मेरे हाथों को बांधा गया, मेरे पाँव को बांधा गया। ये कह रहे हैं कि इमरान खान फायर हो रहा है, तो क्या करोगे? इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा चट्टान की तरह पिंडी साथ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अजियत दी गई, मुझे सोने नहीं दिया गया, और मुझे कह रहे हैं इमरान खान तो नाअहल हो रहा है, तुम क्या करोगे उसके साथ खड़े होके। यानी शेख रशीद को इसलिए उठाया गया है कि इमरान खान का साथ छोड़ दे, उसको दबाव डाला जाए कि इमरान खान का साथ छोड़ दे। और यही दबाव परवेज लाई पर भी डाला जा रहा है, मुनीस लाई पर भी डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, शराब की बोतलें डाली जा रही है कि जी इनके ड्राइवर से शराब निकल आई है, जी शराब निकल आई है। आप शराब के मुकदमे बना के, शराब की दो बोतलें डाल के अगर आपने लोगों को डराना, धमकाना और उनको बहकाना है, तो फिर तो आप सुलह कर ले तो बेहतर है। और फवाद चौधरी पर डाल दिया कि फवाद चौधरी शराब के नशे में थे जी जिस वक्त पकड़े गए हैं, और शेख रशीद साहब जी उन्होंने नशा कर रखा था जी, पकड़े गए हैं। तो इस तरह की बातें करके या चीजें करके आप समझ रहे हैं कि कामयाबी हासिल करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शेख रशीद ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखें, हालात इस किस्म के हैं, इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि कहीं यानी एक तो संजीदगी का जो आलम होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है? ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जो है वो संजीदा लेने के बजाय तबसरे कर रहे हैं कि जी इमरान खान सोचते होंगे कि अगर डॉलर की कीमत अब जो हुई है इसके बाद घड़ी फरोख्त करते तो ज्यादा बेहतर होता। और भाई डॉलर 280 रुपए का हो गया, 300 होने जा रहा है। कुछ खुदा का खौफ कहें, आपको परेशानी नहीं और आपको चुटकुले सूझ रहे हैं, आपको ताने मारने सूझ रहे हैं। तो ये संजीदगी का आलम है। और मैं आपको बताऊं कि कल जो स्टेटमेंट आई थी क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी रऊफ साहब ने कहा है कि 1 माह की ज़रई अद्वियात और हमारे पास जो खादें हैं उसका स्टॉक बचा है 1 माह का ज़रई मुल्क में
1 माह का स्टॉक बचा है हमारे पास, जो खादों का है और ज़रिए अद्वियात का है। क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, और इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है और दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहा है। कह रहे हैं इनके पास तो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, दुश्मन मजाक उड़ा रहा है कि श्रीलंका बनने जा रहे हैं। जरा देखिए, मैं आपको जरा सुनवाई देता हूं कि हमसाया मुल्क और दुश्मन मुल्क हमारा मजाक कैसे उड़ा रहा है, सुनिए। उधर ऐसे बुरे हालात में शरीफ सरकार सांसदों के बाद जजेस पर मेहरबान हो रही है। जजेस के घरों पर पाकिस्तान 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान की इस बेवकूफी को एक्सपर्ट एटम बम से भी खतरनाक मान रहे हैं। मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो एलसीज नहीं खुल रही, पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। मधाली दिवालिया होने की गवाही दे रही है। इसी संकट को टालने के लिए शरीफ सरकार ने आईएमएफ से 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन आईएमएफ ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की शर्त रखी है। गैस जल्दी महंगी कर देंगे, पेट्रोल पर लेवी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी पूरा लेंगे, बस आप कर्जा दे दें। पाकिस्तान ने आईएमएफ को यकीन दहानी करा दी। आईएमएफ ने बिजली पर सब्सिडी और मुख्तलिफ शोबों के सस्ता खत्म करने और डॉलर की कीमत कंट्रोल न करने की शर्तें लगा दी। साफ है, सत्ता बचाने के लिए शरीफ किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही पाकिस्तानियों का खून ही क्यों ना बेचना पड़े। तो ये कह रहा है दुश्मन हमारे बारे में कि इनके पास तो पैसे नहीं है, श्रीलंका बनने जा रहा है, पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। और हमारी संजीदगी का आलम आप देख लें, कोयटा में आज एक मैच हो रहा था और वहां पर धमाका हो गया, फिर अंदर भी बदनज़मी हुई, मैच रोकना पड़ा है। तो दुश्मन इससे मजे ले रहा है पाकिस्तान को देख के, जिसको कहते हैं चेज़े लेना, तो मजे ले रहा है और जो है वो इंजॉय कर रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल को। और पाकिस्तान में अना और जिद इतने बड़े हैं और ज़ाती मुफादात, ज़ाती सियासी मुफादात इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान के मुफादात को पीछे छोड़ दिया गया है। और कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। यहाँ पर सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि हमारा फ़ायदा किस में है, हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा इलेक्शन कराएंगे तो, कहीं हम पिट तो नहीं जाएंगे इलेक्शन कराएंगे तो, कहीं हमारे साथ जो है वो हम फिनिश तो नहीं हो जाएंगे सियासी तौर पर अगर हम इलेक्शन करा देंगे तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता 71 जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन हालात में जो है वो हमारी संजीदगी का आलम क्या है, ये आपको जो है वो अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हालात पर नज़र रखिए, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का कहा है, मेरा ख्याल है इमरान खान को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और दीगर रास्ते इख्तियार करने चाहिए। जेल भरो तहरीक शायद इस मौके पर फ़ायदा ना दे और शायद अमली तौर पर यह मुमकिन भी ना हो पाए। मेरा ख्याल है कुछ और रास्ता, कुछ और ऑप्शन इमरान खान को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।